नमस्कार साथियों। आज अपन मोनोपोली एकाधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि एकाधिकार जो बाजार स्थिति है वो क्या है। इसमें अपन इसकी परिभाषा को लेते हैं कि एकाधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें एक फर्म ऐसी वस्तु का निर्माण करती है जिसके निकट स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। और एकाधिकार की क्या है कि एकाधिकार में उद्योग में एक ही फर्म होती है और जो वो उत्पादन करती है उसके कोई निकट स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। अब इसकी विशेषताओं पे आइए। एकाधिकार की विशेषताओं में सबसे पहले लीजिए कि एक फार्म, यानी कि उद्योग में केवल एक ही फार्म होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि विशिष्ट वस्तु, यानी कि जो फर्म होती है वो विशिष्ट वस्तु का उत्पादन करती है जिसके निकट स्थान पर बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि नई फर्मों का प्रवेश अवरुद्ध होता है, यानी कि जिस प्रकार से पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, यानी कि दीर्घकाल में नई फर्में, यानी कि असामान्य लाभ प्राप्त होने पर नई फर्में प्रवेश करती थी, हानि होने पर छोड़कर जा सकती थी उद्योग को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नई फर्मों का प्रवेश उद्योग में या बाजार में बंद होता है, अर्थात उद्योग में केवल एक ही फार्म होती है। ऐसे बाजार में फर्म ही, और साथ ही क्या होता है कि ऐसे बाजार में एकाधिकारी एकाधिकार बाजार की जो स्थिति है, ऐसे बाजार में फर्म ही उद्योग होती है और फर्म का जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक प्रतियोगी फर्म का जो मांग वक्र है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि एकाधिकारी फर्म का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है तथा तुलनात्मक रूप से बेरोजगार होता है। ठीक है। अब देखिए एकाधिकारी के की स्थिति, एकाधिकार जो बाजार की जो दशा है, इसके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। अर्थात एकाधिकारी स्थिति के उत्पन्न होने के कारण देखिए, पहला जो कारण है, इसमें पहला कारण है कच्चे माल का स्वामित्व है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी एक ही फर्म का कच्चे माल पर स्वामित्व स्थापित हो जाता है या वो फर्म कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा इसमें क्या है कि पेटेंट अधिकार। अगर मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का पेटेंट कोई एक फर्म को मिल जाता है या एक फर्म किसी वस्तु के उत्पादन का पेटेंट करवा लेती है, अर्थात पेटेंट का अधिकार ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में जो जिस वस्तु का उसने पेटेंट करवाया है उसका निर्माण, उसका उत्पादन केवल वही फर्म करेगी जिसने उसने पेटेंट करवाया, अन्य फर्में उसका उत्पादन नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। या तीसरा ये भी कारण होता है कि सरकारी नीति ऐसी हो जिसके कारण भी अपन क्या कर सकते हैं कि भाई एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात सरकार केवल एक ही फर्म को किसी वस्तु का उत्पादन का लाइसेंस दे और अन्य फर्मों को उत्पादन का लाइसेंस न दे। तो ऐसी स्थिति में भी, यानी कि सरकार की जो नीति है उसके कारण भी क्या है कि एकाधिकार स्थिति, बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगला ये भी कारण है, उत्पादन तकनीक का ज्ञान केवल एक ही फर्म के पास हो या एक ही फर्म को हो तो भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और अगला कारण ये भी कि बाजार बहुत छोटा हो, यानी कि बाजार का जो एरिया है वो अगर बहुत छोटा है तो भी वहाँ एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक है कि प्राकृतिक एकाधिकार भी होता है, नेचुरल मोनोपोली। इसमें क्या होता है, कुछ स्थितियों में बड़े पैमाने की मितव्यय प्राप्त होने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन पर एक ही फर्म का एकाधिकार हो, उत्पादन पर केवल एक ही फर्म का एकाधिकार हो। जैसे बांध का निर्माण करना, ठीक है, विद्युत उत्पादन व वितरण पर केवल एक ही फर्म का अधिकार हो, जलापूर्ति, टेलीफोन सुविधा आदि। तो ये 5-6 कारण हैं जिनके कारण क्या होता है कि बाजार में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अपन लेते हैं एकाधिकारी शक्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ मोनोपोली पावर। देखिए, एकाधिकारी शक्ति की माप अपन कैसे करते हैं, इसके लिए एपी लर्नर के द्वारा एक सूत्र है, अर्थात एपी लर्नर के द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप, एपी लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप।
एपी लर्नर ने एक फॉर्मूला दिया है जिसको अपन एल के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये एल इक्वल टू होता है पी माइनस एम सी मार्जिनल कॉस्ट अपॉन पी। अब यहाँ देखिए एल तो क्या है, एपी लर्नर का माप है, अर्थात एपी लर्नर द्वारा एकाधिकारी शक्ति का माप को अपन एल से दर्शाते हैं। और पी क्या है, या प्राइस है, कीमत है। और एम सी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत है। और अपन जानते हैं कि जो कीमत होती है पी, वो ए आर के बराबर होती है। कीमत किसके बराबर होती है, ए आर, एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है, औसत आय के बराबर होती है। तो अपन पी इक्वल टू ए आर कर सकते हैं। ऐसे ही जो एम सी है, यानी कि साम्य, यानी कि संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि जो एम सी है वो एम आर के बराबर होती है, अर्थात एम आर इक्वल टू एम सी। साम्य की स्थिति में एम आर इक्वल टू एम सी होती है। तो एम सी, अब क्या करेंगे अपन, यानी कि ए पी लर्नर का जो फॉर्मूला है एल इक्वल टू पी माइनस एम सी अपॉन पी, तो यहाँ पर पी, पी की जगह, पी के स्थान पर तो अपन रखेंगे ए आर, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। और एम सी की जगह रखेंगे एम आर, क्योंकि संतुलन में एम सी इक्वल टू एम आर होता है। तो देखिए रखिए मान, तो ऐसी स्थिति में एल इक्वल टू हो जाएगा ए आर माइनस एम आर अपॉन ए आर। अब देखिए अपन ने मांग की कीमत लॉज का ने अच्छी तरह पढ़ा है, पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो मांग की कीमत लॉज ई पी, इसको ई पी द्वारा भी दर्शाया जाता है और ई द्वारा भी दर्शाया जाता है। अपन ने ये भी सिद्ध करवाया था कि ई इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर होता है, इसको सिद्ध करना है, अपन ने किया है पहले। तो देखिए यहाँ पर जो एल है, ए पी लर्न का जो माप है एल इक्वल टू ए आर माइनस एम आर अपॉन ए आर, और मांग की कीमत लॉज होती है इसका अपोजिट, यानी कि ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। अगर अपन ई को, अगर जो ऊपर है उसको नीचे लिया जाता है, तो वन अपॉन ई कर दें, तो ये भी उल्ट जाएगा, अगले वाला मान भी उल्ट जाएगा कि ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर है, वो ए आर माइनस एम आर तो ऊपर चल जाएगा और नीचे ए आर आ जाएगा। अब ये देखिए कि ये एल के बराबर, एल के बराबर हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन ई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ए पी लर्नर के अनुसार एकाधिकारी शक्ति का जो माप है वह मांग की कीमत लॉज का विलोम है। यानी कि अगर मांग की कीमत लॉज अधिक होगी तो एकाधिकारी की शक्ति का माप कम होगा, और मांग की कीमत लॉज कम होगी तो एकाधिकारी शक्ति की माप अधिक होगा। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में देखिए, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में इसका जो मांग वक्र होता है वो क्षैतिज के समानांतर होता है, अर्थात इसका जो ढाल यहाँ जीरो होगा। और इस स्थिति में जब इस मांग वक्र का ढाल जीरो है, क्षैतिज के समानांतर है, तो यहाँ यानी कि ई पी, यानी कि मांग की कीमत लॉज का मान अनंत होगा। इसका मतलब मांग की कीमत लॉज का मान जब अनंत है तो उस स्थिति में एकाधिकारी शक्ति का मान जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकाधिकारी शक्ति का माप है वो मांग की कीमत लॉज का अपोजिट होता है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मांग की कीमत लॉज है वो अनंत होती है, इसलिए वहाँ एकाधिकारी शक्ति का मान है वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है। अब अपन आइए देखिए एकाधिकारी के बारे में भ्रांतियाँ, कई भ्रांतियाँ हैं एकाधिकारी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले भ्रांति अपन लेते हैं कि एकाधिकारी कीमत व उत्पत्ति दोनों का निर्धारण कर सकता है। ये भ्रांति है कि एकाधिकार यानी कि कीमत भी निर्धारण कर देगा वस्तु की और उत्पत्ति भी निर्धारण कर सकता है। नहीं, ये सही नहीं है। या तो वह कीमत का निर्धारण कर सकता है तथा उत्पत्ति का निर्धारण मांग के आधार पर होगा, या तो वो कीमत का निर्धारण कर सकता है और उत्पत्ति का निर्धारण मांग के अनुसार अपने आप होगा, या फिर वो उत्पत्ति का निर्धारण कर सकता है तो कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर बाजार में, उद्योग में होगा। इसका कारण यह है कि उसका मांग वक्र ऋणात्मक ढाल है, यानी कि उसका मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का है, इसलिए या तो वो कीमत का निर्धारण करेगा या वो उत्पत्ति का निर्धारण करेगा, दोनों का निर्धारण नहीं कर सकता। दूसरी क्या भ्रांति है कि एकाधिकारी हमेशा ही लाभ अर्जित करता है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन कर सकता है, यानी कि एक एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में, यानी कि
असामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, और हानि भी हो सकती है। एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में और हानि उठाकर भी एकाधिकारी फर्म अल्पकाल में हानि उठाकर भी उत्पादन कर सकती है, परंतु ये हानि की जो मात्रा है वो कुल स्थिर लागत से कम होनी चाहिए, यानी कि कुल स्थिर लागत से कम होनी चाहिए। जैसे ही ये हानि की मात्रा है वो मिनिमम, यानी कि हानि की जो मात्रा है एएफसी से ज़्यादा होगी, जैसे ही हानि की मात्रा यानी कि हानि की मात्रा एएफसी से ज़्यादा होगी तो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगा था। जैसे ही कीमत है वो न्यूनतम एवीसी से कम होती है तो फर्म अपना उत्पादन कार्य बंद कर देगी। लेकिन दीर्घकाल में फर्म हानि उठाकर उत्पादन नहीं करेगी, यानी कि अल्पकाल में तो कर लेगी कुछ समय के लिए, लेकिन दीर्घकाल में फर्म हानि उठाकर अपना उत्पादन कार्य नहीं करेगी। अब एक भ्रांति और है कि एकाधिकार जहां उत्पादन करता है वह मांग की कीमत लॉच वहां मांग की कीमत लॉच इकाई से कम होती है, वहां मांग की कीमत लॉच इकाई से कम होती था, लेस देन 1 होती है। अब देखिए इसको अपन डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एकाधिकारी जहां उत्पादन करता है वह मांग की कीमत लॉच इकाई से कम होती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि एकाधिकारी वहां उत्पादन करता है यानी कि या तो मांग की कीमत लॉच इकाई होगी या इकाई से ऊपर होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तभी वो उत्पादन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि मांग की कीमत लॉच इकाई के बराबर है तो वहाँ पर एम आर जीरो होगा और एम सी भी जीरो होगी, और अगर मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो है, ई पी का मान ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो वहाँ एम आर भी ग्रेटर देन जीरो होगी और एम सी भी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एम आर धनात्मक होगी, एम सी यानी कि सीमांत लागत भी धनात्मक होगी। और अगर मांग की कीमत लॉच का मान इकाई से कम है तो वहाँ एम आर क्या होगी? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। और साम्य की स्थिति में एम आर और एम सी बराबर होती है, जब एम आर नेगेटिव है तो इसका मतलब एम सी भी नेगेटिव होगी, जो संभव नहीं है क्योंकि लागत कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए क्या होगा कि एक एकाधिकारी जो फर्म है वो कहाँ उत्पादन करेगी? यानी कि जहाँ पर एम आर धनात्मक होगी, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होगी वहाँ पर यानी कि एक एकाधिकारी फर्म है वो अपना उत्पादन करेगी। अब इसका साम्य यानी कि एकाधिकारी फर्म द्वारा उत्पत्ति व कीमत का निर्धारण अर्थात लाभ अधिकतमकरण या एकाधिकारी फर्म का साम्य भी कह सकते हैं आप। तो पहले अल्पकाल में लेंगे, देखिए इसको डायग्राम से भी दर्शा सकते हैं जैसे अपन ने पूर्ण प्रतिस्पर्धा में दर्शाया। तो सबसे पहले अल्पकाल में, और अल्पकाल में लाभ अधिकतमकरण की शर्त है, अपन इसको अल्पकाल में इस आधार पर दो तरीके से दर्शा सकते हैं। एक तो अपन टी आर और एस टी सी के द्वारा टोटल रेवेन्यू और एस टी सी यानी कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के माध्यम से यानी कि एक एकाधिकारी फर्म के सामने का अध्ययन कर सकते हैं अपन। अर्थात जैसे एक एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति कहाँ होगी, वो देखिए जहाँ पर यानी कि अपन पहले टी आर और एस टी सी के द्वारा इसका साम्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो जहाँ पर टी आर और एस टी सी के बीच की जो उदग्र दूरी अधिकतम होगी वही है जहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म का जो साम्य का अध्ययन किया था वैसे ही है, यानी कि जिस जहाँ पर टी आर और एस टी सी वक्रों के बीच की जो उदग्र दूरी अधिकतम होगी, साथ ही यहाँ पर टी आर इज ग्रेटर देन एस टी सी हो और टी आर और एस टी सी पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समानांतर हो, तो यहाँ पर एक एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अपन एम आर और एम सी वहाँ पी और एस एम सी के द्वारा करते थे, यहाँ एम आर और एस एम सी के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के द्वारा एम आर और एस एम सी के द्वारा भी अपन एक एकाधिकारी फर्म के साम्य का अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो शर्त होगी वो पहली शर्त यह है कि एम आर इक्वल टू एस एम सी होगी, दोनों बराबर होंगी। साम्य की प्राप्ति कहाँ होगी? जहाँ एम आर इक्वल टू एस एम सी होगी। और
ये कहाँ होगा? जहाँ पर एम आर और एस एम सी, जहाँ पर एम आर को एस एम सी काटती है उस बिंदु पर दोनों ये बराबर होंगे। तो पहली शर्त है कि एम आर इक्वल टू एस एम सी होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह कि एस एम सी जो वक्र है एम आर वक्र को नीचे से काटते हुए बढ़ना चाहिए। दो शर्त होगी। तीसरी शर्त वही है, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वी सी, मिनिमम ए वी सी। पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ए वी सी, ये तीन शर्त हैं यहाँ। तो ये सामयिक की। अब देखिए कि अल्पकाल में उसको एक जो एकाधिकारी फर्म है उसको वह सामने लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामने लाभ भी प्राप्त हो सकता है, हानि भी हो सकता है। इसका अध्ययन अपन बाद में करते हैं।